चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैंसर कंप्लीट कर लिया था। आ जाओ, कैंसर और एड्स दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। सुनो, जब आप ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज की बात करते हैं बेटा, देखो हमारी एल्कोहल एब्यूज का मतलब क्या होता है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जिस भी चीज का मिसयूज करना शुरू कर दें वही क्या होती है, हमारी एब्यूज होती है। जैसे क्या होता है बेटा, आप अगर ड्रग्स यूज करने की बात करें तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे मेडिसिनल पर्पस पे काम आती हैं। जब तक वो मेडिसिनल पर्पस से यूज हो रही हैं तब तक उसको यूज माना जाएगा। लेकिन जिस दिन आप मेडिसिनल पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज करने लगे तब वो बेटा यूज नहीं, वो क्या हो जाएगा, मिस यूज हो जाएगा। और जब भी किसी चीज का अपन मिस यूज करते हैं उसी को आप क्या नाम देते हैं, एब्यूज नाम देते हैं। जैसे आपने बेटा दारू पिया होगा सबने लगभग, है ना। तो क्या अपन जब दारू पीते हैं वो तो कोई अच्छी चीज नहीं, वो गलत चीज पी रहे हैं, ठीक है, वो उसका तो कोई मेडिकल पर्पज है ही नहीं। लेकिन आपने कफ सिरप कभी पिया हो तो कफ सिरप अपन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कफ ठीक करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये तो मेडिसिनल पर्पज से अपन यूज किया, ये तो यूज है, अच्छा यूज होता है। लेकिन अगर यही एल्कोहल की जगह आप लेने लगे, मतलब कफ सिरप आप पी रहे हैं दारू की कोई कमी पूरी करने के लिए, कुछ लोग ऐसे करते भी हैं भाई। जब मजबूरी में क्या होता है, जिस समय इलेक्शन का टाइम आता है दारू मिलना बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, कफ सिरप पी के काम चला लेते हैं, क्योंकि कफ सिरप में एल्कोहल होता ही होता है। तो अब उन्होंने बेटा मेडिसिनल पर्पज से यूज नहीं किया है, उन्होंने अपनी बेटा सिर्फ और सिर्फ शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने कफ सिरप पिया। इसी को आप क्या नाम देते हो, मिस यूज नाम देते हैं। क्लियर। और ये जो मिस यूज होती है बेटा, इसको हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, यूज अदर देन मेडिसिनल पर्पज। अगर मेडिसिनल पर्पज के अलावा आप और कुछ यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, यूज अदर देन मेडिसिनल पर्पज, तब आप इसको नाम दोगे मिस यूज। अब ध्यान से देखो, जैसे अपन बात करें बेटा, जितने भी ड्रग्स होते हैं, मोस्टली ड्रग्स जो होते हैं कहां से ऑब्टेंड किए जाते हैं बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होते हैं सारे के सारे ऑब्टेंड किए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट से। जितने भी आपने ड्रग्स देखे होंगे जो हमारी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, उसका मैक्सिमम पोर्शन कहां से ऑब्टेंड किया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेंड किया जाता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेंड ना करके अपन किससे ऑब्टेंड करते हैं, फंजाई से भी ऑब्टेंड करते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं बेटा जो ऑब्टेंड करते हैं फंजाई से, नाम बता दो। आपने पढ़ रखा होगा बेटा, जब फंजाई पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा था आपने, LSD, याद आ रहा है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, नाम सुना था। ये जो लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड होता है, एक फंजाई होती है बेटा जिससे अपन ऑब्टेंड करते हैं। फंजाई का नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, नाम सुने हो। अर्गट डिजीज कौन काज करता है बेटा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया तो काज करता है, नहीं सुने हो रे, ऐसे सकल बना रहे हैं फंजाई में। अब एनसीईआरटी में लिख रखा है क्लेविसेप्स के बारे में, है ना। क्लेविसेप्स परप्यूरिया इकलौती ऐसी फंजाई हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा जो अपने लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड ऑब्टेन करने में यूज करते हैं। और ये जो लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड होती है बेटा, ये अपने अंदर क्या काज करवाती है, हेलुसिनेशन काज करवाती है। ये क्या काज करवाती है बेटा, हेलुसिनेशन काज करवाती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम मेडिसिन लेते तो हैं, या किसी चीज को जब आप लेते हो, कोई भी मेडिसिन या कोई ड्रग्स या कोई सिरप, तो लेते लेते अचानक से कभी कभी क्या होता है बेटा, ये डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में अपन क्या होते हैं बेटा, किसी चीज को लेकर हैबिचुअल होते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ नॉर्मल लेते हैं तो आप क्या होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। 1 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, पहले अच्छा लगता है। जैसे स्टार्टिंग में आपने जिस दिन सिगरेट पिया होगा, है ना, तो पहले दिन दोस्तों ने जबरदस्ती करके पिलाई होगी तो बड़ा अच्छा लगा होगा, वो भी किसी किसी को नॉर्मल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने को क्या अच्छा लगता है, फिर लगता है हाँ यार मजा आ रहा है, 1 पीते हैं, 2 पीते हैं, 3 पीते हैं। लेकिन पता नहीं चलता अपने को कि कब यही 1-1, 2-2 सिगरेट पीते पीते ये हैबिचुएशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। 1 दिन की हैबिट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिपेंडेंस में। और जिस दिन याद रखना आपकी कोई भी हैबिट
डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो गई, आपके लिए बेटा अच्छे दिन नहीं, अब बुरे दिन शुरू हो गए। अब जरूरी नहीं है वो सिर्फ सिगरेट ही हो सकता है दारू का नशा हो सकता है पढ़ाई का नशा या हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का नशा हो, है ना। एक दिन दो दिन लाइफ पार्टनर से बात करते हो तो बड़ा मजा आता है, तब तक तो वो हैबिट बनना शुरू होती है। पता चलता है 1 महीने के बाद वही हैबिट किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। और याद रखना, जिस दिन डिपेंडेंस में कोई चीज आपकी हैबिट कन्वर्ट हो गई, आपके लिए मुसीबत ही है। मिल गई तब तो बल्ले बल्ले, और नहीं मिले तो पागल हो जाओगे। क्या हुआ, इतना क्यों खुश हो गए, है ना। नहीं, हकीकत बात है, जब तक आपके हैबिट में थी तब तक ठीक था, लेकिन जिस दिन वो डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो गई, ये समझ लेना आपके लिए मुसीबत खड़ा होना शुरू हो गया है बेटा, है ना। और ये सबके लाइफ में एक दिन ऐसा आता ही आता है कि किसी की हैबिट डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो ही जाती है, राइट। जैसे अगर अपन डिपेंडेंस की बात करें बेटा, जो डिपेंडेंस होती है अपनी 2 टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल डिपेंडेंस, राइट, और एक होती है अपनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अब देखो क्या होती है फिजिकल डिपेंडेंस और क्या होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, आज समझते हैं। देखो, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस अगर किसी चीज को है तो इसको छोड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन फिजिकल डिपेंडेंस हो गया, इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, याद रखना ये, है ना। अब ये है कि कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिजिकल डिपेंडेंस जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है आपके लिए। अब जैसे फिजिकल डिपेंडेंस क्या होगी, इसी फिजिकल डिपेंडेंस को अपन नाम देते हैं न्यूरो एडॉप्टेशन नाम देते हैं। अब ये न्यूरो एडॉप्टेशन क्या होती है बेटा, आ जाओ समझते हैं। देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई आपको, है ना, तो उसके जाने के बाद पता चला नींद आना बंद हो जाए, खाना अच्छा लगना बंद हो जाए, कुछ भी आपको अच्छा ना लगे, और सबसे पहला इसमें सिम्टम्स यही देखने को मिलता है, आपको नींद आना बंद हो जाती है। इसका तो समझ में आ रहा है, तुम भी इसी वजह से हो, पता नहीं। आओ सुनो, फिजिकल डिपेंडेंस के बारे में देखो, जैसे सपोज दैट आप ड्रग्स लेते हैं, लेते तो हो ना सुबह शाम, हाँ देखो वो लेता है ना। देखो, अगर आप ड्रग्स लेते हैं या फिर एल्कोहल लेते हैं, तो पता चला बेटा एक दिन ड्रग्स अच्छी लगती है, 2 दिन अच्छी लगती है, 3 दिन अच्छी लगती है, उसके बाद धीरे धीरे वही हैबिट आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिपेंडेंस में। तो जब तक आपको मिल रही है तब तक मजा आ रहा है, लेकिन एक टाइम याद रखना, हो सकता है आज आपको 1 ग्राम अगर ड्रग्स सुकून देती हो, तो आने वाले 1 साल के बाद वो 1 ग्राम ड्रग्स आपको सुकून देना बंद कर देगी, क्योंकि उसके लिए हमारी जो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर होंगे वो पूरी तरह क्या हो जाएंगे, एडॉप्टेड हो जाएंगे। और जिस दिन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडॉप्टेड हो गया, फिर वो डोज आपको वर्क नहीं कर पाएगी। अब अपन क्या करेंगे बेटा, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो कभी आप देखिएगा, जब आपने पहली बार दारू पिया होगा तो 1 पैग में ही आपको चढ़ गई होगी, अब पता चलता होगा 1-1 बाल्टी पी जाते होगे तब भी नहीं चढ़ती होगी। सही बात है कि नहीं? इसको पूछो, इसको तो पूरा दुकान खाली कर जाती तब भी इसको नहीं पता चलता, कहती पियो नहीं, कहां पिए हैं, मिला ही नहीं आज, है ना। क्योंकि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर इस चीज को लेकर क्या हो जाते हैं, एडॉप्टेड हो जाते हैं। और याद रखना, जिस चीज के लिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन एडॉप्टेड हो गया, इसको छोड़ने में मुश्किल होगी बेटा। जैसे आपको नींद नहीं आती कभी, तब जिस दिन नींद नहीं आती है बेटा, जब आप इंसोम्निया के पेशेंट बनते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक ही चीज बताते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मुझे नींद नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी कहते हैं काम करो, ये नींद की टैबलेट लो और 3 टैबलेट एक दिन में खाना, अपने आप नींद आ जाएगी, है ना। जरूर एक चीज हमेशा लगेगा, इंसोम्निया के केस में 1 टैबलेट में जिंदगी में नींद नहीं आती, कभी नहीं। 2 टैबलेट में भी नहीं आती है, क्योंकि हमने ट्राई कर रखा है हकीकत बात है, मैंने ट्राई कर रखा है इंसोम्निया के केस में, 2-2 टैबलेट तो काम नहीं आई थी, तीसरे में भी जब डोज नहीं बना मैंने चौथा घुसेड़ लिया था, तब जाके कुछ नींद बनी, है ना। देखो, इंसोम्निया का केस हुआ, अब पता चला आपने 1 दिन मेडिसिन लिया, स्लीपिंग पिल्स लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, तो डॉक्टर जब भी आपको मेडिसिन देता है तो आपको एडवाइस देता है बेटा कि आप इसको लीजिए, 3 दिन तक खाइए, उसके बाद फिर मेरे से मिलने आइएगा। अब इसलिए वो आपको डॉक्टर नहीं बुलाया मिलने के लिए कि आप हम आपके साथ डेट पे चलेंगे, वो इसलिए आपको बुलाया है डॉक्टर, आप आइएगा, थोड़ा सा डोज कम कर देंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने को मजा आता है, मेडिसिन खा रहे हैं, नींद आ रही है, तो अपने को भी लगता है डॉक्टर के पास दोबारा क्यों जाना, फ्री फोकट फीस बनाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, डॉक्टर इसलिए वो डोज कम करना चाहता था ताकि आपका न्यूरो एडॉप्टेशन ना होने पाए। आप पता चला आप लेने लगे, आपको कंटिन्यू नींद आना शुरू हो गई,
अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पता चला 1 महीने तक आपने अगर वही मेडिसिन खाना शुरू कर दिया, तो याद रखना विदाउट मेडिसिन अब आपको नींद भी नहीं आएगी। क्लियर? अब पता चलेगा 1 महीने तक आप 4 मेडिसिन से सो रहे थे, तो 2 महीने 3 महीने के बाद याद रखना अब 4 महीने से भी मेडिसिन नहीं आएगी, क्योंकि आपका धीरे धीरे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे टॉलरेंस पावर बढ़ती चली जाएगी बॉडी की, बॉडी उसके लिए एडॉप्टेड होती चली जाएगी। इसी को आप क्या नाम देते हो, न्यूरो एडॉप्टेशन नाम देते हैं। और गलती से आपने इस मेडिसिन को बंद करने की कोशिश किया, या कोई ड्रग्स ले रहा उसका ड्रग्स लेना बंद किया, तो इसमें विड्रॉल सिम्टम्स भी नजर आएंगे बेटा। इस केस में क्या नजर आएंगे, विथड्रॉल सिम्टम्स भी नजर आएंगे। अब आपने देखा हो बेटा, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बेटा संजू, देखिए संजू, मैक्सिमम आज के बच्चे देखे होंगे। तो संजू मूवी में आप देखिए बेटा, जो संजय दत्त थे उनको बेटा ड्रग्स की आदत लगी हुई थी, और जब ड्रग्स की आदत लगी हुई थी, जिस दिन ड्रग्स छोड़े, वो ड्रग्स छोड़ने के बाद क्या हालत हुई थी, पूरी बॉडी बेटा हर समय वाइब्रेट करती रहती थी, राइट। ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, सबसे पहली चीज आपको एंजाइटी देखने को मिल सकता है। एंजाइटी देखने के साथ साथ हो सकता है जिस पर्सन को आप ड्रग्स नहीं दोगे उसको नोजिया भी हो सकता है, साथ ही साथ शेकीनेस, हर समय पूरी बॉडी बेटा वाइब्रेट करती रहेगी। ये सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे, वो भी किसके अंदर, फिजिकल डिपेंडेंस के अंदर। या तो आप टाइम पे देते रहिए, कभी ऐसा केस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं कंटिन्यू, अगर आप ड्रग्स लेते जाएंगे तो कभी ये सिम्टम्स नहीं, जिस दिन छोड़ना शुरू करेंगे आप ड्रग्स, उस दिन ये सारे सिम्टम्स एक साथ आपकी बॉडी में नजर आएंगे। क्लियर? इसी को नाम है फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब होता है जिसके लिए हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन पूरी तरह से क्या हो जाती है, एडॉप्टेड हो जाती है, उसी को आप नाम देते हो फिजिकल डिपेंडेंस। लेकिन हर समय फिजिकल डिपेंडेंस हो ये जरूरी भी नहीं है, कभी कभी आपको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होता है। अब ये जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है बेटा, ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस यहां पे किसी चीज के लिए जब आप क्या होते हैं बेटा, हैबिचुएशन होते हैं, या फिर आप किसी चीज को लेकर जब एडिक्टेड होते हैं, तो यही एडिक्शन धीरे धीरे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब किसी चीज को एडिक्टेड होने का मतलब क्या होता है, जो समझते हैं, जैसे क्या होता है अक्सर करके आज की जनरेशन को एक चीज लगता है, हमें मॉर्निंग में उठते ही चाय या कॉफी चाहिए, है ना। अगर चाय और कॉफी नहीं मिलेगी तो हमारी जिंदगी नहीं चल पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ये आपके ब्रेन की ऐसी सोच है, ऐसा हमारी बॉडी ने डिमांड नहीं किया है, ये आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। तो अगर आप चाय और कॉफी छोड़ना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे उसके बिना, कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन आप बंद कर देंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद आप धीरे धीरे उस चीज के लिए एडॉप्टेड हो जाएंगे। यहां पे जो एडिक्शन होता है धीरे धीरे वो डिपेंडेंस में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन ये कभी भी परमानेंट नहीं होता है। क्लियर? जैसे कुछ लोग ऐसे भी साइकोलॉजिकली एडॉप्टेड हो जाते हैं जिनको लगता है हम जब तक मेडिसिन नहीं खाएंगे तब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे। ऐसे कई लोगों के अंदर दिमाग में घुस जाता है कि यार हम बीमार रहते हैं, अपने को डेली मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे लोगों को लगता है यार, जब घर वाले बोलते हैं क्यों मेडिसिन जबरदस्ती ले लो, तो उनको लगता है यार मेडिसिन नहीं खाएंगे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उनको डॉक्टर के पास जब ले जाते हैं ना, तो डॉक्टर उनको जानते हो क्या चिपकाता है, उनको प्लेन पिल्स दे देता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये वहम आ चुका है कि हम जब तक मेडिसिन नहीं खाएंगे तब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो डॉक्टर भी क्या कहता है, उनको प्लेन पिल्स चिपका देता है। और प्लेन पिल्स जो होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पाउडर होता है और कुछ भी नहीं होता है। प्लेन पिल्स में कुछ भी नहीं होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्लूकोज पाउडर होता है। अब वो बंदा वही मेडिसिन खा के आराम से सरवाइव करेगा। अगर मेडिसिन के बिना वो जिंदा न रह पाता तो प्लेन पिल्स खा के कैसे जिंदा है? इसका मतलब सिर्फ ये कौन सी डिपेंडेंस थी बेटा, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस थी। अब वो प्लेन पिल्स खाए, एक दिन खाए चाहे 1 साल खाए या पूरी जिंदगी खाते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है बेटा, वो कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ऐसे केसेस में बेटा जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होते हैं, जहां एडिक्शन धीरे धीरे हमारा डिपेंडेंस में कन्वर्ट होता है, ये कभी भी यहां पे आपको विड्रॉल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? विड्रॉल सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, फिजिकल डिपेंडेंस में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ डिपेंडेंस? चल भाई आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी तरह सिम्टम्स अपना चलता रहा तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे लिए एब्यूज होते हैं। मैंने आपको बताया बेटा, अगर आप किसी चीज का मिस यूज कर रहे हैं, वही क्या है, हमारी एब्यूज। देखो सारी ड्रग्स एब्यूज में नहीं आती है, कुछ हमारी ड्रग्स आती हैं जिनका आप मिस यूज कर सकते हैं। जैसे एक चीज बताओ, आप सभी ने एक टेबलेट तो कॉमन सबने खा रखा होगा, पैरासीटामोल। ये सबने लगभग खाया होगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब कुछ गरीब टाइप के लोग, उनको देखा ही ना हो पैरासीटामोल क्या होता है,
तूने देखा है सर? हम नहीं देखेंगे, दारू पीने वाले नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे, है ना? देखो पैरासीटामोल क्या होता है, आप उसको खाते जाओ, मजा आता है। लत लगी उसकी कभी नहीं लगी। लेकिन एक काम करो, एक दिन अपने लिए तुम मैरी जुआना लेके आओ, हसीस, चरस, गांजा, सिगरेट पिए होगे ना? मैं कंटाप मारूंगा झूठ बोलेगा तो, बदतमीज कहीं का। सिगरेट तो पीते हो, तो है तेरे पास डिब्बी है? तूने कहा तो पीते हैं, दे बगल वाली के तो फूकती रहेगी तब तक। तू तो फूकती है ना तू भी, है? अच्छा वो अच्छी लड़की है, और तुम? अच्छा अच्छा, हमें पहले एक चीज बता था, इस क्लास में दो चार बेवड़े हैं, एक दो, है ना? एक और कहाँ गई रे? अच्छा देखो, लोगों को अब्सेंट भी पता है कि जो बेवड़े आज नहीं आए हैं, लेकिन आज एक और बेवड़े का डिस्कवरी हुआ। तो तुम भी पीती हो? ठीक है, अच्छी बात है। तो तुम इनसे दोस्ती करो, है ना? एक्चुअली है, एक्चुअली क्या है, तुम्हारा नशा जो होगा हो सकता है तुमको पता नहीं हो, असली नशेड़ी ये दोनों हैं। ये लोग ऑटो वालों के साथ दोस्ती बना रखे हैं, है ना? क्योंकि वही लोग तो सप्लाई करते हैं इनको, है ना? आ जाओ, देखो, जब अपने डिपेंडेंस की बात करें तो कुछ ऐसे ड्रग्स हमारी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं जो हमारे लिए एब्यूज साबित हो सकते हैं। जैसे एक होता है बेटा आपका ओपियोइड्स, एक ये हमारे लिए एब्यूज साबित हो सकता है। दूसरा होता है अपना कैनाबिनोइड्स, और एक होता है अपना कोका एल्केलॉइड्स। ये तीन आपको याद रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तीन ऐसे ड्रग्स हमारी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं जिनका आप सही यूज भी कर सकते हैं और गलत यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? कैसे सही यूज करेंगे, कैसे गलत यूज करेंगे, आ जाओ बेटा कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ओपियोइड्स। चलो देखो, जब आप ओपियोइड्स की बात करते हैं, याद रखना जितनी भी मेडिसिन की बात करते करेंगे अपन, उनका नेचुरल फॉर्म भी होगा और सिंथेटिक फॉर्म भी होगा। क्लियर? तो जब आप ओपियोइड्स की बात करते हैं तो ओपियोइड्स का जो नेचुरल फॉर्म होता है, नेचुरल फॉर्म इसका क्या होता है बेटा? बोलो, है? मॉर्फिन का नाम सुने हो कभी? ये जो मॉर्फिन होती है बेटा, ये हमारी नेचुरल ओपियोइड्स होती है। और इस मॉर्फिन को जब बोल दिया गया नेचुरल, तो एक चीज बताओ, नेचुरल का मतलब अपन कहां से ऑब्टेंड करेंगे? प्लांट से ऑब्टेंड करेंगे। अब इसके लिए आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मॉर्फिन जब ऑब्टेंड करते हैं बेटा, तो ये मॉर्फिन ऑब्टेंड की जाती है एक प्लांट से जिसका नाम है पॉपी प्लांट। ऑब्टेंड करते हैं बेटा लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। और पॉपी प्लांट का बोटेनिकल नेम बताओगे क्या? पेपावर सोमनीफेरम। याद रखना ये पूछा गया क्वेश्चन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब जो अपन बेटा नेचुरल ओपियोइड्स की बात करते हैं, जिसको अपन नाम है मॉर्फिन, ये मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है कहां से बेटा? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से, जिसको अपन नाम देते हैं बोटेनिकल नेम में पेपावर सोमनीफेरम। क्लियर? लेकिन इसका एक सिंथेटिक फॉर्म भी होता है। अब सिंथेटिक फॉर्म कौन होता है बेटा? हीरोइन। हीरोइन का नाम तो सुने होंगे। इसका जो सिंथेटिक फॉर्म होता है क्या होता है बेटा? हीरोइन होता है। और ये जो हीरोइन होता है, इसी हीरोइन को अपन दूसरा क्या नाम देते हैं? स्मैक नाम देते हैं बेटा। बहुत ही खतरनाक होती है। देखो, एक अपने लिए यूजफुल है, जो नेचुरल फॉर्म है ये यूजफुल है, लेकिन जो इनकी सिंथेटिक फॉर्म होती है ये आपके लिए यूजफुल नहीं है बेटा। ये अब आपके लिए मिसयूज शुरू हो गया यहां से। क्लियर? जो हीरोइन होती है जिसको आप स्मैक नाम देते हैं, ये हीरोइन या स्मैक, इसको बनाते कैसे हैं बेटा? अपन करवाते हैं एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, लैब में ले जाके एसिटाइलेशन करवाते हैं मॉर्फिन का, तब जाके अपन को क्या ऑब्टेन करते हैं? हीरोइन या मॉर्फिन, हीरोइन या स्मैक ऑब्टेन करते हैं। और ये जो हीरोइन या स्मैक होती है, इसका जो अपना केमिकल नेम होता है बेटा, ये होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो क्या नाम देते हैं बेटा? डाई एसिटिल मॉर्फिन, इसका अपना केमिकल नेम होता है। जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवाते हैं तब जाके ऑब्टेन करते हैं हीरोइन। अब अगर ठीक है, एक है अपना नेचुरल, एक है सिंथेटिक,
तो क्वेश्चन आता है सर इसको हम ले कैसे सकते हैं, ये लो मोड ऑफ इनटेक अपनी बॉडी तक कैसे जाएगा, है ना। तो मोड ऑफ इनटेक एक ही होता है बेटा, या तो आप इसको स्नॉर्टिंग से ले सकते हैं या तो इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, राइट। जब अपन बात करते हैं बेटा यहां पे मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन हमेशा इंजेक्शन के फॉर्म में ली जाती है, लेकिन जो हेरोइन या स्मैक होती है इसको दो फॉर्म में ले सकते हैं बेटा, स्नॉर्टिंग करके, है ना, और दूसरा मेथड होता है बेटा इंजेक्शन लेके, हैं तुम्हें नहीं पता था ऐसे, इसलिए तो बोलते हैं स्नॉर्टिंग, किया नहीं कभी, बैठ मेरे साथ एक दिन, है ना। सुनो आप स्नॉर्टिंग करके, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप मॉर्फिन की बात करोगे, मॉर्फिन जब अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाती है तो इंजेक्शन फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, लेकिन ये हीरोइन या स्मोक या स्मैक जिसको कहते हैं बेटा, इसको स्नॉर्टिंग फॉर्म में भी आप ले सकते हो और इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हो। अगर ये हमारी बॉडी में गए तो इनके लिए ये कैसे हमारी बॉडी में वर्क करेंगे, क्योंकि इनका रिसेप्टर अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये केमिकल अपनी बॉडी में जब जाएंगे तो किससे बाइंड होंगे, हमारे रिसेप्टर से बाइंड होंगे। तो इनका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, रिसेप्टर कहां कहां होता है बेटा, इनका एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और एक प्रेजेंट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास। इन दोनों के पास इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये अपनी बॉडी में आसानी से इफेक्टिव हो सकते हैं। क्लियर, चलो अपनी बॉडी में पहुंच गए, अपने रिसेप्टर से बाइंड हो गए, तो रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये करेंगे क्या, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए। ये लो जब अपनी बॉडी में जाएंगे तो क्या इफेक्ट दिखाएंगे, चलो इफेक्ट की बात करें बेटा, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, मॉर्फिन का इफेक्ट अलग है और हीरोइन का इफेक्ट अलग है। अगर अपन मॉर्फिन की बात करें, देखो मॉर्फिन जो होती है बेटा, ये मॉर्फिन क्या होती है हमारी, एक यूजफुल सिडेटिव होती है बेटा हमारे लिए। ये क्या होती है, यूजफुल सेडेटिव होती है। सेडेटिव का मतलब जो अपनी की बॉडी की फंक्शन को स्लोज डाउन करने का काम करती है, उसी को नाम देते हैं बेटा सेडेटिव नाम देते हैं। यूजफुल सेडेटिव होने के साथ साथ ये बेटा एक यूजफुल हमारी पेन किलर भी होती है। और जब भी किसी की सर्जरी करवाई जाती है तो सर्जरी के टाइम पर जो अपन बेटा यहां पे इंजेक्शन देते हैं ना, जब अपना मेजर सर्जरी होता है, माइनर सर्जरी में नहीं, जब मेजर सर्जरी होती है तो ऐसे केसेस में अपन मॉर्फिन ही देते हैं, क्योंकि मॉर्फिन दे दिया तो ये क्या करेगी बेटा, तुरंत आपको रेस्टिंग कंडीशन में ले आ देगी, और जब रेस्टिंग कंडीशन में ले आएगी ये 8 to 10 आवर्स तक आप बेटा कंटिन्यूस सोते ही रहोगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये इतनी इफेक्टिव होती है, साथ ही साथ एक इफेक्टिव पेन किलर भी है और सेडेटिव भी है, इसीलिए इसको यूज करते हैं किस समय, सर्जरी के टाइम पर। क्लियर, तो एक चीज बताओ, ये तो आपके लिए यूजफुल हो गई भाई, जब आपने नेचुरल फॉर्म यूज किया तो ये क्या है हमारे लिए, यूजफुल है। लेकिन जब इसका आप सिंथेटिक फॉर्म यूज करते हैं बेटा, तो यही सिंथेटिक फॉर्म आपके लिए क्या होती है, मिस यूज होती है। ये जो हीरोइन होती है बेटा, ये क्या होती है बेटा, डिप्रेसेंट का काम करती है, और ये क्या करती है बेटा, डिप्रेसेंट है, साथ ही साथ बॉडी फंक्शन को क्या कर देगी, स्लोज डाउन कर देगी। जैसे कभी कोई टेंशन में रहता है तो उसको लगता है हमें सोना चाहिए, है ना, किसी वजह से जिंदगी अपनी अधर में चल रही है, टेंशन में जिंदगी कट रही है, उसको लगता है अगर हीरोइन ले ले तो सुकून में जिंदगी कट जाएगी। ठीक है, हो सकता है तुम हीरोइन लेके सो सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन अगर तुम सो गए इससे, हो सकता है हफ्ते 10 दिन तक अगर कंटिन्यू इसके हेल्प से सोते रहे तो याद रखना इसके बिना रह भी नहीं पाओगे, ये गारंटी है। इतना खतरनाक ये न्यूरो एडॉप्टेशन आपकी बॉडी पे करेगा कि सीएनएस के सारे रिसेप्टर इसी के लिए एडॉप्टेड रहेंगे सिर्फ, और किसी चीज के लिए एडॉप्टेशन होगा भी नहीं। क्लियर, इसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बेटा हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो स्केलेटल स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा। जितने भी स्केलेटल स्ट्रक्चर हमारे एनसीईआरटी में है वो हर समय आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे आपके लिए। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हमारी मॉर्फिन का दिया हुआ है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ जितने सिंबल यूज किए जाएंगे ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, कौन सा है वेज रिप्रेजेंटेशन, कौन सा है डैश रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमें बताने की जरूरत अलग से नहीं है। ये लो, ये एनसीईआरटी का बेटा अपने डायग्राम है,
इसको एज इट इज याद रखिएगा, इस केमिकल स्ट्रक्चर को। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये बेटा स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। क्लियर? ये डायग्राम आप एज इट इज याद रखिएगा। देखो यहां पे हमने एक पॉइंट लिख रखा है, सिडेटिव। सिडेटिव क्या करती है बेटा? अपनी बॉडी के फंक्शन को स्लोज डाउन करती है। अब कौन सी मेडिसिन कैसे वर्क करती है, आज इसके बारे में समझते हैं। जैसे आपकी बॉडी जो है बेटा हाइपर एक्टिव स्टेट में है। हाइपर एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है? हमने पहले ही बताया, ड्रग्स ले रहे हैं तो अचानक से पता चला आपको ड्रग्स छोड़ने को बोला गया, आप नहीं रह पाएंगे इसके बिना, ये याद रखिएगा। तुरंत अब चिल्लाना शुरू कर देंगे, खून खराबा कर देंगे। अगर जिसने मना किया, आपके पेरेंट्स ने मना किया, अगर हाथ में गन दिया दिए, आप गोली भी मार दोगे। बिल्कुल नहीं सोचोगे बेटा, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में होती है। मैंने बताया अगर आप ज्यादा नहीं 2 महीने तक आप ड्रग्स ले लो, और वो भी हेरोइन, जिस दिन मना करा दिया जाए, आपके पेरेंट्स मना कर दे और आपके हाथ में गन दे दिया जाए, गारंटीड बिना सोचे आप गोली चला दोगे बेटा। बस इतना बोल दिया जाए कि तुम्हें हीरोइन एक शर्त में मिलेगी या स्मैक, जब इनको गोली मार दोगे, वो बिना सोचे बेटा तुरंत खड़ाक से उड़ा देगा उनको, क्योंकि उनका न्यूरो अडेप्टेशन इतना हो चुका है, उसके बिना वो रहना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर? तो अगर किसी की बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेट में है, तो हाइपर एक्टिव स्टेट को अपन क्या करेंगे बेटा? नॉर्मल स्टेट में ले आएंगे पहले, राइट? अगर किसी की बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेट में है तो इसको किस स्टेट में ले आएंगे अपन? नॉर्मल स्टेट में पहले ले आएंगे। अब नॉर्मल स्टेट में आने के बाद अगर ये कंट्रोल में आ गया बंदा, तब तो ठीक है, और फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं आया तो बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल से और ज्यादा स्लो डाउन करेंगे बेटा, इसकी बॉडी के फंक्शन को रेस्ट कंडीशन में बिल्कुल लेके चले जाएंगे। और फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं आया, तब इसको किस स्टेट में ले जाएंगे? स्लीपिंग स्टेट पे ले जाएंगे बेटा। अगर इतने से भी कंट्रोल में नहीं आया, तब किस में ले जाएंगे बेटा? स्लीपिंग स्टेट में। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी किसी को जब प्रॉब्लम होती है, अगर कोई हाइपर एक्टिव स्टेट में है, कभी भी डॉक्टर डायरेक्ट स्लीपिंग स्टेट में नहीं ले जाता। अगर आप डायरेक्ट स्लीपिंग स्टेट में ले गए तो उसका बेटा कार्डियक अरेस्ट भी होने का चांसेस होगा। डायरेक्ट अगर आपने किसी को, आप क्या किए बेटा, हिप्नोटिक ड्रग के देकर तुरंत स्लीपिंग स्टेट में ले जाना चाहो, हाइपर से आप सेडेटिव से, सॉरी, अपना हिप्नोटिक ड्रग देकर अगर स्लीपिंग स्टेट में ले जाओगे तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्लियर? इसीलिए कभी भी जब ऐसे पेशेंट होते हैं, इनको आराम आराम से बेटा कई स्टेप में स्लीपिंग स्टेट तक लाया जाता है। हाइपर एक्टिव स्टेट में पहले उस हाइपर एक्टिव स्टेट को अपन नॉर्मल स्टेट में तक लाते हैं, और जब हाइपर एक्टिव स्टेट से नॉर्मल स्टेट तक लाना होगा तो जो मेडिसिन यूज करते हैं बेटा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? ट्रैंक्यूलाइजर नाम देते हैं। जब अपन किसी हाइपर एक्टिव स्टेट को किस में ले आते हैं? नॉर्मल स्टेट में ले आते हैं। तो नॉर्मल स्टेट तक ले आने के लिए जो अपन मेडिसिन यूज करते हैं उसको अपन क्या नाम देते हैं? ट्रैंक्यूलाइजर नाम देते हैं। अब पता चला नॉर्मल स्टेट में आ गया है, फिर भी अपने को पता चला अपने कंट्रोल में अभी भी नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा? अब देखो ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं सारे के सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में होते हैं, आपके बस की नहीं होती है बेटा, कि अगर कोई स्मैकिया पर्सन है या कोई हीरोइन लेने वाला या ड्रग्स लेने वाला पर्सन है, आपको लगे कि घर में रह के आप ट्रीट कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। ये उसको आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर डालना ही पड़ेगा, ये वही ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उनका रोज का यही काम होता है। क्लियर? अगर नॉर्मल स्टेट में आ गया फिर भी पता चला कि ये अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे बेटा? अब इसकी बॉडी को अपन जो ड्रग्स देंगे उसको नाम देंगे सिडेटिव। और सिडेटिव क्या करेगी बेटा? इसकी बॉडी को पूरी तरह से स्लो डाउन करवा देगी। लेकिन स्लो डाउन हो गई फिर भी हरकतें इसकी वही वाली रहेंगी, है ना? जैसे पता चला यहां गन लेके मारने की बात कर रहा था, है ना? नॉर्मल स्टेट में आया गन ढूंढने लगा, कहां गई हमारी गन? स्लो डाउन हो जाएगा, तब भी कहेगा ड्रग्स दे दो, नहीं मैं गोली मार दूंगा, ड्रग्स दे दो, नहीं गोली मार दूंगा। तो ऐसे बंदे को क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तब इनको अब ले जाएंगे अपन स्लीपिंग स्टेट में। और स्लीपिंग स्टेट में ले जाने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं बेटा, उसको अपन नाम देते हैं हिप्नोटिक ड्रग्स नाम देते हैं। जब अपन स्लीपिंग स्टेट में ले जाते हैं बॉडी को, देखो नॉर्मल स्टेट से आप चाहे स्लो डाउन करवा दो बॉडी फंक्शन या स्लीपिंग स्टेट में ले जाओ, दोनों पॉसिबल है। लेकिन हाइपर एक्टिव से डायरेक्ट आप कभी स्लो डाउन नहीं कराओगे बॉडी फंक्शन, और ना तो आप स्लीपिंग स्टेट में ले जा सकते हो। हाँ, नॉर्मल स्टेट में आ गया तो आप चाहे बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करा लो, चाहे स्लीपिंग स्टेट में ले जाओ, दोनों के दोनों बराबर है अपने।
क्लियर है? अब देखो ये जो ट्रीटमेंट चलता है कंटिन्यू, अगर बहुत ज्यादा बंदा परेशान है तो इसको हिप्नोटिक ड्रग 5 से 6 महीने तक दिए जाते हैं। 5 to 6 मंथ तक वो कंटिन्यू सोता रहेगा। अब ऐसा नहीं कंटिन्यू 24 घंटे ही सोता रहेगा। उसको जब ड्रग्स दिया जाएगा, जब यहां पे हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं तो ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं कि कम से कम 24 घंटे में से ये बंदा 15 घंटे सोने में टाइम निकाल दे। क्योंकि अगर कंटिन्यू रेस्ट कंडीशन में रहेगा, है ना, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद इसको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरो एडॉप्टेशन हुआ था, ये न्यूरो एडॉप्टेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और ये एक दिन में नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बता दिया, इसको होने में 5 to 6 मंथ का टाइम लगता है। क्लियर? तो ऐसे में क्या होगा बेटा, 5 to 6 मंथ तक 15 घंटे तक, स्टार्टिंग में 15 घंटे तक स्लीपिंग स्टेट में ले जाएंगे, फिर 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे उसको 10 घंटे की स्लीपिंग स्टेट में ले जाएंगे, धीरे धीरे स्लीपिंग स्टेट कम करते चले जाएंगे। एक टाइम के बाद जब बंदा नॉर्मल होने लगेगा तब उसको हिप्नोटिक ड्रग देना बंद कर देते हैं, तब सिर्फ सेडेटिव देते हैं। क्लियर? और सेडेटिव से अगर पता चल गया उनको नॉर्मल, अगर ट्रैंक्यूलाइजर से भी काम चल जा रहा है तो ट्रैंक्यूलाइजर देके काम चला देते हैं। और जब 6 to 7 मंथ के बाद अपने को ये पूरी तरह से पता चल जाता है, ये पूरी तरह परफेक्ट है, उसको वहां ट्राई भी करते हैं छोड़ के कि ये कहीं किसी के साथ एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि 6 to 7 मंथ के बाद आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो किसी चीज के लिए एडॉप्टेड थी वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, 100% आ जाएगी, क्योंकि वो आपको मिल ही नहीं रहा है जिसको आप चाहते हो। क्लियर? लेकिन ये भी मैं बता दूं, अगर ये लत आपकी बुरी हुई तो रिहेबिलिटेशन सेंटर चाहे 2 साल तक मेहनत कर ले, कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही बताया, हर केस में रिहेबिलिटेशन सेंटर को सक्सेस नहीं मिलती है, ये हमेशा याद रखना। लत अगर बुरी हुई, अब वो कोई भी लत हो सकती है आपकी, किसी चीज के लिए आप एब्यूज्ड हो सकते हैं। मैंने बताया चाहे वो ड्रग्स हो, एल्कोहल हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, अगर आप एब्यूज्ड हो गए तो 2 नहीं 3 साल तक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले रख ले, वो कुछ नहीं कर पाए। उसका रीजन, क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही मानने को तैयार नहीं है कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। ये चीज वो मानने को तैयार ही नहीं है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी क्या कर लेगा। रिहेबिलिटेशन सेंटर सिर्फ आपको इतना ही सिखाता है कि आप उसके बिना रह सकते हो, बिना ड्रग्स लिए भी जिंदा रह सकते हो। जब आप ही अपने आप को नहीं समझाओगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? हालांकि वो कोशिश करते हैं, 99% तक कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हुए तो बड़े प्यार से घर वालों को फोन, एक काम करो रे, ले जाओ इसको, ये मेंटल हॉस्पिटल में इसको ले जाके छोड़ दो, खत्म है इसकी कहानी। अब तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तू टेंशन न ले, तू कल से बंद कर दे, इनका साथ छोड़ दे, जब सप्लायर बंद हो जाएंगे कुछ नहीं होगा तेरा, है ना। असली सप्लायर से दूरी बनाओ। क्लियर है ये? आ जाओ, नेक्स्ट आती है बेटा अब हमारी ओपियोइड्स के बाद नेक्स्ट जो अपनी ड्रग्स आती है वो है कैनाबिनोइड्स। चलो कैनाबिनोइड्स की अगर बात करें, ये जो कैनाबिनोइड्स ड्रग्स होती है बेटा, इस कैनाबिनोइड्स ड्रग के 2 फॉर्म इसके भी होते हैं। एक होती है नेचुरल फॉर्म और एक होती है सिंथेटिक फॉर्म। अगर नेचुरल कैनाबिनोइड्स की बात करें अपन, तो जो नेचुरल कैनाबिनोइड्स होती है इसको अपन क्या नाम देते हैं, भांग। सबने खा रखा होगा लगभग, नहीं खाए होगे तो पी रखे होगे, है ना, ये तो कॉमन सी बात है। अब ये तो पिए ही होगे, ये ज्ञान मत देना, शर्म नहीं पीते, है ना। जब तुम हीरोइन तक जा सकते हो तो भांग तो छोटी चीज है ना। अब जो भांग है बेटा, इसको ऑब्टेंड कहां से करते हैं। एग्जामिनर तुमको ये थोड़ी ना पूछेगा भांग पीते कैसे हैं, गिलास में डालकर, बोतल में डालकर, ये तुमसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि भांग ऑब्टेंड कहां से करते हैं। कुछ लोग कहेंगे गुप्ता जी के दुकान पे मिलता है, 10 रुपए का लेके आते हैं वहां से। क्या बे, ये कह रहा है पता नहीं सर, हमारा स्मैक से नीचे हम बात नहीं करते, आप भांग की बात कर रहे हो। देखो जो भांग है बेटा, इसको ऑब्टेंड करते हैं एक प्लांट से, और उस प्लांट के इस इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेंड करते हैं बेटा, ऑब्टेन करते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ये प्लांट का नाम होता है बेटा। कैनाबिस सटाइवा का जो प्लांट होता है, इसी के इन्फ्लोरेसेंस से जो ड्रग्स यूज कर, जो अपन बेटा नेचुरल ड्रग्स यूज करते हैं, उसको अपन क्या नाम देते हैं, भांग नाम देते हैं। अच्छी चीज होती है, आप खाओ, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। लेकिन
इसी बेटा भांग का कुछ सिंथेटिक फॉर्म भी होता है। सिंथेटिक फॉर्म क्या क्या होते हैं, आज उसके बारे में समझते हैं। हमने ये तो आज बोल दिया बेटा, आज के बस सोचना मत कभी। ऐसी चीजें, जितनी चीजें हमारे जूलॉजी में ये लिखी गई हैं ये आपके लिए हार्मफुल है, उससे मैं दूर ही रहा हूं आज तक। है? क्या नेचुरल हुआ भांग तो यूजफुल है। हमने बोला हमारी एनसीईआरटी ने जितनी चीजें लिख रखी हैं, वो चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक, अगर वो ड्रग्स हैं तो मैंने उससे दूरी बना रखी है। ठीक है, सिर्फ एक ही ड्रग्स ने आज तक नशा लगाया है। ठीक है, अब वो ड्रग्स नहीं कुछ हो रही है, आ जाओ। क्या एंजाइना पेक्टोरिस, मैं बदतमीज, मैं कंटाप मारूंगा। चला जा, सिंथेटिक की बात करते हैं। देखो, एक होती है अपनी मैरिजुआना और एक होता है हसीस, एक होता है चरस और एक होता है गांजा। सारे गजेड़ियों की आवाज निकल के आई है अब। वैसे भी तुम्हारे वेस्ट बंगाल में सबसे आसानी से मिलता है ये। चरस और गांजा दोनों अलग अलग है। चरस जो धनिया कर देते हैं एकदम, लोग गाली दे देके, है ना। देखो, चरस और गांजा दोनों अलग अलग है बे, एक ही प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे, बस सबके फॉर्म अलग होते हैं, है ना। जितने गजेड़ी थे देखो सारे खुश हो गए, है ना। पीते हो, खाते हैं सर डायरेक्ट भांग। सुनो, ये मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा जो है ये सारे के सारे एक ही प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे, बस ऑब्टेन करने का तरीका अलग हो जाएगा बेटा। हो सकता है ये ऑब्टेन किए जाए कुछ लोग फ्लावर टॉप से, जो फ्लावर का अपर पार्ट होता है उससे ऑब्टेन किए जाए। हो सकता है बेटा कुछ लोग प्लांट के लीफ से ऑब्टेन किए जाए। हो सकता है बेटा प्लांट के रेजिन से ऑब्टेन किए जाए। लेकिन ऑब्टेन सबके सब सिर्फ एक प्लांट से किए जाएंगे। वो प्लांट कौन सी होगी बेटा? अपनी कैनाबिस सटाइवा। सारे के सारे कहां से ऑब्टेन किए जाएंगे बेटा? कैनाबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे। लेकिन ये मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा जो होती है ये क्या होते हैं? कुछ लोग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं? मिक्सचर के कॉम्बिनेशन में होते हैं। क्लियर? अब ये सभी चीजें जब आप लेते हो बेटा तो सीधा एक चीज बताओ, इनका रिसेप्टर भी तो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके ये वर्क कर पाएंगे। तो इनका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी में, वो कहां प्रेजेंट होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास प्रेजेंट होता है। किसके पास प्रेजेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है इसका, तो ये काम क्या करेंगे बेटा? देखो, पहली चीज, काम करने से पहले इसको लेते कैसे हैं? मोड ऑफ इनटेक। देखो, इसको अपनी बॉडी में ले जाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या कीजिए बेटा, चुट्टे की तरह इसको पी लीजिए, है ना, इनहेलेशन करवा लीजिए। और या फिर आप मुंह से आराम से चबा चबा के खा लीजिए। इनहेलेशन करवाइए या फिर ओरल इंजेक्शन करवाइए, दोनों कंडीशन में आप इसको ले जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये काम क्या करते हैं बेटा? इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद? इफेक्ट की बात करें तो ये बहुत खतरनाक होती है बेटा। ये सीधा सीधा इफेक्ट जानते हो कहां दिखाती हैं? हमारी हार्ट पे और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कुछ लोग तो स्लो कर देते हैं और कुछ लोग फास्ट कर देते हैं। और याद रखना, ऐसे केसेस में एक कुछ नहीं तो आप गांजा का केस जान लेना, ये इतना ज्यादा आपका हार्ट रेट स्लो कर देता है, अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो इस गजेड़ी का आखिरी दिन भी आ जाएगा। फिर ऐसे भी सीवियर केसेस आते हैं, है ना। बहुत खतरनाक होती है बेटा। जितने लोग पीते हैं चलो वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं, जितने तो हालांकि तुम लोग तो पीते ही हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं पीता है उसको ज्यादा नहीं बेटा, गांजा एक गांजा कह दो पी लो, 99% केस में मान के चलना कि वो तुमको आईसीयू में मिलेगा। 99% केस में वो सीधा आईसीयू में तुमको मिलेगा। और वो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तब तो ठीक, नहीं तो एक अच्छा आदमी था। ये हमेशा याद रखना, बहुत खतरनाक होती है। लेकिन अब हो सकता है कोई परमानेंट नशेड़ी हो, बस गांजा ना पीता हो, बाकी सारे नशे करते हो, उसको तुम एक नहीं 10 गांजे फूकवा दो, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला उसको।
वो भी पी के आराम से बाइक चलाएगा? हकीकत बात है। तो ये इसको देखो, ये खुद चलाता है पी के, ये 2 गांजे जब तक फूक नहीं, क्लास करने नहीं आता क्यों बे? चल भाई, ये क्या करेगी, इफेक्ट करेगी बेटा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। मैंने बताया कुछ इसमें ऐसे हैं जो हार्ट रेट को कम करवाएंगे और कुछ लोग हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे मैरिजुआना की बात करो बेटा, मैरिजुआना जो होती है हार्ट रेट को बढ़ा देती है ना? मैरिजुआना क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। आपने सुना होगा बेटा कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेटर में कई ऐसे प्लेयर आए थे जो डोपिंग के केस में बाहर चले गए, जिनको आईसीसी ने हमेशा के लिए निकाल दिया, है ना? वो क्या करते थे बेटा, मैरिजुआना लेके क्रिकेट खेलने आते थे। क्योंकि ये क्या करता था, खासकर उनके फास्ट बॉलर, आपने मोहम्मद आसिफ का नाम सुना होगा, शोएब अख्तर का नाम सुना होगा, मोहम्मद सामी का नाम सुना होगा। ये तीनों बेटा डोपिंग के केस में आए तो बहुत लगते, सलमान बट भी आया था, तौफीक उमर भी आया था, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे। लेकिन जितने उनके स्पेशली बॉलर आते थे, वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे बेटा, मैरिजुआना यूज करते थे। क्योंकि जैसे ही मैरिजुआना लोगे, ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा, और हार्ट रेट बढ़ेगा तो आप भी जानते हो बेटा, ब्रीदिंग रेट भी आपका बढ़ जाएगा। अगर आप नॉर्मल रनिंग करोगे, ब्रीदिंग रेट बढ़ने से आपको प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर इसने हार्ट रेट बढ़ाया ना, आप भागते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज बताओ, हार्ट रेट ज्यादा तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा, ब्रीदिंग रेट ज्यादा, ब्रीदिंग रेट ज्यादा तो एक चीज बताओ, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा। बोलो, सिस्टोलिक प्रेशर भी अपना ज्यादा होगा, जिसके वजह से बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो ऐसे पर्सन को करने दो बॉलिंग जितनी स्पीड से कर सकता है। क्लियर? मैक्सिमम 90% केसेस आज तक जो डोपिंग क्रिकेट में आया है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही आया है। सबसे ज्यादा पीसीबी से ही आया है बेटा, अपनी तरफ से तो आज तक नहीं आया है। एक बार गलत केस उछला था, लेकिन बाद में पता चल गया ऐसा था भी नहीं, है ना? तो ऐसे बेटा क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, ऑल्सो बीइंग एब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्समैन, कुछ स्पोर्ट्समैन भी इसको यूज करते हैं बेटा। सम स्पोर्ट्समैन, ये लो, ऐसी चीजों से आप लोग दूरी बनाइए, क्योंकि आपके ये किसी काम का कभी भी नहीं हो सकता है। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा, आप भी याद रखिएगा इसको। ये केमिकल स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है। एक काम करो, आपके नोट्स में यहां डबल बॉन्ड नहीं होगा, करेक्ट कीजिए इसको। नोट्स में आपके यहां पे डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, इसको लगाइए। ये केमिकल स्ट्रक्चर, अब आप देखोगे 2017 तक जो एनसीईआरटी चलती थी, उसमें यही डायग्राम दूसरे तरीके से दिया गया है ना? लेकिन आपको ये डायग्राम याद रखना है, ठीक? अपनी एनसीईआरटी में करंट में यही दिया गया है, लेकिन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप देखोगे पीवाईक्यू में ये डायग्राम ना मिलकर दूसरा मिलेगा आपको, है ना? हालांकि वो अब के नीट में नहीं आएगा, यही नीट में आएगा अपने। वो एक बार आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए देख लीजिएगा, वो आपका किसका स्ट्रक्चर दिया गया है, कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। क्लियर? करंट में इस समय अपडेट होके ये आ गई है, तो आपको यही केमिकल स्ट्रक्चर याद भी रखना है। क्लियर हुआ पूरा कैनाबिनॉइड्स? आ जाओ, कैनाबिनॉइड्स के बाद जो तीसरी हमारी होती है बेटा एब्यूज ड्रग, वो होती है कोका एल्केलॉइड्स। चलो, कोका एल्केलॉइड्स की अगर आप बात करें बेटा, देखो जो कोका एल्केलॉइड्स होती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, कोकेन नाम देते हैं बेटा। और कोकेन जो होती है, इस कोकेन को कुछ और नाम देते हैं, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कॉमनली इसको अपन नाम देते हैं बेटा कोक, या इसी को आप नाम देते हो क्रैक नाम देते हैं। इसको आप कोकेन नाम दीजिए या कोक नाम दीजिए या क्रैक नाम दीजिए, सबका मतलब एक ही होता है। और अगर बेटा बात करें कोकेन जो होती है, इसको ऑब्टेन्ड कहां से करते हैं, तो ये जो कोकेन ऑब्टेन्ड की जाती है बेटा, एक अपना प्लांट होता है जिसको नाम देते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका। ये ऑब्टेन्ड की जाती है कहां से, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ऑब्टेन्ड की जाती है। और ये जो इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट होता है, ये आपके यहां का प्लांट नहीं है बेटा, इसको सबसे पहले देखा गया था कहां पे, साउथ अमेरिका में।
ये वहीं से आया हुआ है, आपके यहाँ का प्लांट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नेटिव। इसकी क्या है बेटा, साउथ अमेरिका है। और ये जो हमारी कोकेन होती है, इसका काम क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी पे वर्क करती है? तो जैसे ही आप कोकेन लेते हैं बेटा, ये तुरंत जाती है आपके ब्रेन के पास, क्योंकि इसका रिसेप्टर जो होता है किसके पास प्रेजेंट होता है, सीएनएस के पास प्रेजेंट होता है, राइट। और इसको मोड ऑफ इनटेक लेते कैसे हैं बेटा, इसको बस मोड ऑफ इनटेक एक ही होता है बेटा, स्नॉर्टिंग करो, हाथ पे रख के खींचो, खींच के दिखाओ रे, जितने एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए हैं। नहीं खींच पाओ, खींच, तू खींच, तो डेली खींचती है। वो कहेगी नहीं सर हम टेबल पे रख के खींचते हैं, हाथ पे रख के मजा नहीं आता है ना। हाँ देखो करिए, हाँ हाँ, आ जाओ। मोड ऑफ इनटेक क्या होगा अपना, स्नॉर्टिंग। तू भी तो खींच सकती है, खींच तो भी नहीं खींच पाएगी सर, हम टेबल वाले हैं, हम सारे एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं। चल भाई, इसका इफेक्ट क्या होगा, कैसे वर्क करेगी? जैसे अब इसको लेते हो ना, जिस दिन लिए होगे उस दिन अंदाजा लग गया होगा, ये तुरंत की तुरंत पहुंचती है बेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचने के बाद ये तुरंत ट्रांसपोर्टेशन करवाती है एक न्यूरोट्रांसमीटर का, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है डोपामिन। नाम सुने थे कभी डोपामिन का? पक्का? कौन सा होता है, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी? इनहिबिटरी तीन ही तो थे, डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा, याद आ रहा है? एक्साइटेटरी कौन कौन से थे? हैं? एसेटिल कोलिन, एड्रिनलिन और नॉरेड्रिन, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर थे। और न्यूरोट्रांसमीटर ये जो ट्रांसपोर्ट करती है वो होती है बेटा डोपामिन। तो जैसे ही डोपामिन का ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाती है, ये डोपामिन पहुंचने के बाद अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये बॉडी फंक्शन को स्लोज डाउन कर देता है। और बॉडी फंक्शन का स्लोज डाउन होते ही अपने को बेटा क्या महसूस होता है, प्रोड्यूस करती है बेटा यूफोरिया। प्रोड्यूस क्या करवाएगी, यूफोरिया। जैसे ही बेटा ये पहुंचेगी ब्रेन के पास, यूफोरिया महसूस होगी, आप हैप्पी हो जाओगे, बिना रीजन के हर समय खुश रहना शुरू कर दोगे। और बिना रीजन के अगर हैप्पी रहने लगे तो याद रखना एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा। और एनर्जी का लेवल ज्यादा हो गया, उसके बाद तुम जो काम करवाना चाहो इस इंसान से करवा सकते हो। हाँ तो तू पीता है तो तुझे तो लिखा हुआ मिलेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है बे? उसमें डोपामिन नहीं निकोटीन प्रेजेंट होता है मेरे लाल। हाँ, लिखा नहीं देखा, महसूस करते सर डेली, ये सीधा बता ना। मुझे भी पता है तू पीता है, मैंने देखा है तुझे खरीदते हुए, कौन सी बड़ी बात है ना। देखो, आप कभी लेबर लोगों से मिले हो जो रोड पे काम करते हैं? हाँ तू तो मिली होगी, कर यहाँ तू इसलिए मिलती है क्योंकि तुझे नहीं से चाहिए होता है ये, यही तो तुमको देते हैं खरीद खरीद के। सुनो, आप कभी भी इनको देखिएगा, जो लेबर लोग होते हैं सबसे ज्यादा तंबाकू खाते हैं, है ना। तो जब ये खाते हैं, आपने देखा होगा जब भी ये काम पे जाते हैं, काम पे जाने से पहले तंबाकू खा लेते हैं। ऐसा क्यों, क्या ऐसा मजा मिलता है? क्योंकि बेटा जैसे ही तंबाकू लेते हैं, वो कुछ नहीं बेटा डोपामिन रिलीज करवाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से बॉडी के फंक्शन इंटरनल स्लोज डाउन होने लगेंगे। अब आप रिलैक्स महसूस करते हो, तो इसके वजह से क्या होता है, आपको हैप्पीनेस महसूस होती है। और हैप्पीनेस महसूस होगी, कितना भी काम करके आओ, अगर हैप्पीनेस महसूस हो रही है, इसका मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सुबह से शाम तक काम करते रहो, कोई पता नहीं चलने वाला है। क्लियर है? ये किसका अपने फंक्शन होता है, कोकेन का। क्लियर है ये? आ जाओ, हैं क्या? चल भाई, कुछ और ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ और ऐसे ड्रग्स होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। देखो, कुछ हमारी हेलोसिनोजेनिक प्लांट भी होती हैं बेटा, जो अपनी बॉडी में हेलुसिनेशन काज करवाती हैं। तो हेलुसिनोजेनिक प्लांट दो आप याद रखिएगा, अगर गलती से आप इनके कांटेक्ट में आ गए तो हेलुसिनेशन काज करवाएंगी। एक होती है धतूरा और दूसरा होता है एट्रोपा बेलाडोना।
ये दोनों हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, दोनों याद रखना है, एट्रोपा बेलेडोना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हेलुसिनोजेनिक प्लांट होते हैं। कभी आप देखिएगा अगर गलती से किसी एनिमल्स ने, ग्रेजिंग एनिमल ने इनको खा लिया तो उनकी तबाही देखिएगा। कभी कभी क्या होती है बेटा, जीआईटी डैमेज होने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, इतना ज्यादा ये हेलुसिनोजेनिक प्लांट होते हैं। मुलाकात नहीं हुई कभी? दतूरा तो सबने देखा होगा रे, देखे हो, खाए हो, खा के देखना आज। उसके बाद याद रखना दतूरा इतना ज्यादा हेलोसिनोजेनिक होता है ना बेटा, अगर तुमने ले लिया एक डोज तुम्हारे लिए या तो आर या तो पार, आईसीयू में ही मुलाकात होगी, नॉर्मल जगह पे हमारी तुम्हारी मुलाकात तो फिर मुश्किल है। क्लियर? ट्राई करोगे आज? इतना डरा हुआ क्यों बच्चा है? किस बेस से हो? इसी बेच के हो? कौन से बेस से हो? पहले भी बैठते थे क्लास में? पता नहीं भाई, पहली बार तो आज नजर आ रहा है। चलो, कुछ अपने मेडिसिन होते हैं बेटा, आ जाओ उसके बारे में समझते हैं। जैसे आपने मेडिसिन का नाम सुना होगा बारबीटूरेट्स, नाम सुने हो बारबीटूरेट्स? ये क्या होती है बेटा? स्लीपिंग पिल्स होती है ना। और एक होती है अपनी एम्फेटामाइंस, एम्फेटामाइंस जो होती है ये क्या होती है? एंटी स्लीपिंग पिल्स। देखो आपके लिए दोनों टेबलेट अवेलेबल है, जो आप लेना चाहो मार्केट से जाके आज ले लेना। और एक होती है बेंजोडाइजेपिन्स, ये जो बेंजोडाइजेपिन्स होती है बेटा ये डिप्रेसेंट का काम करती है। ये सारी की सारी ड्रग्स जो है ये आपके लिए बेटा यूजफुल भी हो सकती है, लेकिन 1-2 दिन तक। अगर देखो गलती से आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप बारबीट्रेट्स खाइए, आपको अच्छी खासी नींद आएगी। नींद जरूरत से ज्यादा आ रही है तो कुछ नहीं बेटा, एम्फेटामाइंस खाइए, आप एंटी स्लीपिंग पे नींद नहीं आएगी। जैसे आपने नाम सुना होगा 2013 जेई एडवांस का फर्स्ट रैंकर चिट्रांग मुरडिया, नाम सुना था? उसने बेटा जनवरी दिसंबर से ही एंटी स्लीपिंग पे लेना शुरू कर दिया था। अब वो 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटे सिर्फ सोता था, 24 आवर में 1 से 1.5 घंटे सोता था, जिसकी वजह से जेई एडवांस फर्स्ट रैंक उसकी आई थी। बाद में जेई में जाने के बाद उसको निकाल भी दिया गया कॉलेज में जाने के बाद। अरे यार ये कह रहा क्यों? आप ड्रग्स ले रहे हैं बेटा, मतलब सारे जज्बात बदल गए, सारे माहौल बदल गया, अजीब है। कह रहा कौन सी बड़ी बात है, ड्रग्स ले रहे हैं तो हमारे लिए तो यूजफुल है। तो उस हिसाब से जो पाकिस्तान के क्रिकेटर लेते थे ड्रग्स, ये तो अच्छी बात थी, और फास्ट बॉल फेंकेंगे। अच्छा एजुकेशन हासिल करोगे, दुनिया को एजुकेशन हासिल करने का हक नहीं है, सिर्फ तुम ही को है। तो तुम गलत तरीके से आ रहे हो ना, अच्छी तरीके से नहीं आ रहे हो। ओहो, पढ़ के आ रहे हैं तो उन्होंने जो बॉलिंग की दौड़ के फेंके मेहनत करके, वो भी मेहनत करके फेंके हैं। ऐसा नहीं कि वहीं से ऐसे बॉल कर दी 180 स्पीड से चली गई, वो भी मेहनत करके दौड़ के आए हैं। तरीका ये होता है, आपके पास पैसा था आपने खा लिया, ठीक है, लेकिन ये ड्रग्स जो होते हैं ये एब्यूज्ड होते हैं, ये आपके लिए अच्छी नहीं होती। आपने खा लिया, इसके पास पैसा नहीं था, ये नहीं खा पाया, आपसे ज्यादा पढ़ने में तेज था, आप फर्स्ट रैंक कर आ गए, ये नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो प्रॉपर 5 से 6 घंटे सोता था। तो ये सही है? कह रहा पढ़ के तो आए हैं हम, और वो पढ़ नहीं पढ़ता था इसलिए सेकंड आ गया। ये तरीका नहीं होता है कहीं पे। पता कैसे चला था? ये लो, इसको सगे कहीं हमारा ना पकड़ा जाए। इसको सही यही है कि सर हम भी मेडिकल कॉलेज में। बेटा क्या होता है, जब काउंसलिंग होती है ना, तो काउंसलिंग में एडमिशन से पहले एक आपका मेडिकल राउंड होता है, मेडिकल चेकअप होती है। क्लियर? अगर कोई भी चीज आपके अंदर ऐसी पकड़ी गई, उसी दिन आपकी कहानी खत्म, तुरंत डिबार होंगे बेटा बिना सोचे। और फाइनली वो यहां से जाके यूएसए से उसने बीटेक कंप्लीट किया, यहां नहीं कर पाया, इंडिया में अथॉरिटी उसको नहीं मिली। जेई एडवांस का फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट इंडिया से नहीं कर पाया, जाके फॉरेन से प्राइवेट कॉलेज से उसने किया। ठीक है, तो मेडिकल चेकअप जो होता है ना, पहला टेस्ट ब्लड टेस्ट ही होता है कि कोई ड्रग्स तो आपके ब्लड में नहीं अवेलेबल है, पहले यही चेक किया जाता है। क्लियर? नहीं पता चला आप कोई ड्रग्स लेके पढ़ाई कर रहे हो, देखो नो डाउट आप पढ़ाई कर रहे हो कैरियर बनाने के लिए, लेकिन ये गलत तरीका है।
क्लियर। ये सारे के सारे जितने चीज होते हैं ना, चाहे अपन बार्बिट्रेट से एम्फेटामिन्स लेते हैं या फिर आप बेंजोडाइजोपिन्स लेते हैं, ये आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आपको अचानक से बहुत प्रॉब्लम आ गई, आप स्लीपिंग पिल्स 1-2 दिन तक ले सकते हैं। या हो सकता है किसी इमरजेंसी में आपको मीटिंग करना है या कहीं जाना है, आप एंटी स्लीपिंग पिल्स 1-2 दिन तक ले सकते हैं। हो सकता है बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं तो डॉक्टर आपको बेंजोडाइजेपिन्स दे सकता है। लेकिन ये सब 1-2 दिन तक अच्छी हो सकती है बेटा। ये सारी की सारी आपके लिए यूजफुल होने के साथ साथ ये भी कैसी हैं बेटा, एब्यूज्ड हैं। अगर आपने टाइम पे इनको नहीं छोड़ा तो आपको इनके लिए भी न्यूरो एडॉप्टेशन मिलेगा आपकी बॉडी में, और आप भी इनके लिए क्या हो जाएंगे, फिजिकली डिपेंडेंस हो जाएंगे। और फिजिकल डिपेंडेंस का सिम्टम्स तुमको समझ में आ जाएगा, क्या नतीजा देखने को मिलेगा। क्लियर। चल भाई, फाइनली अपनी सारी ड्रग्स कंप्लीट होती हैं। एक टॉपिक अपना बचता है एडोलसेंस, प्रिवेंट, और एक बचती है स्मोकिंग। पहले स्मोकिंग, उसके बाद दूसरी कहानी। चल भाई, कैसे सुट्टा मारते हैं आज समझाते हैं तुमको। देखो, जब आप स्मोकिंग करते हो तो बेसिकली कंटेंट क्या लेते हो आप, टोबैको। ये कह रहा है सिगरेट, मैं कंटाप मारूंगा है ना। जब अपन बेटा स्मोकिंग करते हैं तो बेसिकली अपनी बॉडी में इसके जो स्मोकिंग बोलते हो, इसके अंदर कंटेंट क्या प्रेजेंट होता है, टोबैको ही तो प्रेजेंट होता है। और यही टोबैको अपनी बॉडी तक पहुंचता है। लेकिन ये जो टोबैको आई, टोबैको को ऑब्टेन्ड कहां से किया गया है, टोबैको को ऑब्टेन्ड किया गया है ब्लेड प्लांट से। और कौन सा प्लांट होता है, इसको ऑब्टेन्ड करते हैं 2 प्लांट से। या तो आप ऑब्टेन्ड कर लो निकोटियाना रस्टिका से, या फिर निकोटियाना टैबैकम से। आपकी मर्जी, आप जहां से ऑब्टेन्ड करना चाहो वहां से ऑब्टेन्ड कर सकते हो बेटा। दोनों के दोनों से क्या मिलेगा आपको, टोबैको मिलेगा। अब प्लांट को ठीक है, टोबैको लेके तो आए, अब इस टोबैको को अपनी बॉडी तक कैसे लेके जाओगे, सीधा सीधा सुट्टा मारेंगे और क्या। ये लो, तो जैसे ही आप बेटा सुट्टा मारते हो तो आपकी बॉडी तक क्या पहुंचता है, टोबैको जाता है। और टोबैको जो होती है, इस टोबैको के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्रेजेंट होता है निकोटीन। क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो निकोटीन प्रेजेंट होता है ना हमारे सुट्टे में, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डिपेंडेंस के लिए। आप टोबैको से निकोटीन हटा दीजिए, आपकी डिपेंडेंसी कभी नहीं आएगी। क्या, तो किस काम का रहा सर, तो फिर तो वही आ गई, बचपन में हम लोग क्या करते थे, लकड़ी में आग लगा लेते थे या कागज में आग लगा के, यही करते थे बचपन से। देखो, बचपन से नशेड़ी बैठे हुए हैं सर, मजा नहीं आएगा फिर। बचपन में तो सबने जूते खाए होंगे इस चक्कर में, है ना। एक बार हमने भी किया था वो पेपर, हम और हमारे भाई सिगरेट बनाए और ज्यों जलाया, खींचे भी नहीं थे, तो पीछे से मम्मी आ गई, क्या है रही है, वो कुछ नहीं, हम लोग ऐसे कागज जला रहे थे। मम्मी भी हमारी कम खिलाड़ी थोड़ी ना है, मम्मी भी हमारी खिलाड़ी है भाई, 3 बच्चा पैदा किया, खिलाड़ी है तभी तो, कॉमन सी बात है। और क्या, ऐसे थोड़ी ना, टैलेंट उनके अंदर भी है भाई। पापा इतना जल्दी थोड़ी पिघल गए होंगे, किसी ने पिघलाया भी होगा, है ना। मम्मी ने जो जूते लगाए थे, हालांकि मम्मी को ना तो जूता मिला ना तो चप्पल मिला, है ना। बगल में वहां पे जहां हम लोग बैठे हुए थे, उसी के बगल में एक इतना बड़ा सा मेटल का रॉड रखा हुआ था। इतना क्या, इससे बड़ा ही रहा होगा। 3 दिन तक दोनों भाई को दर्द हुआ था, ऐसा पड़ा था। करा इतनी सी बात पे, जिस दिन पड़ेगा बेटा उस दिन समझ जाओगे, है ना। एक बार ऐसे सिर्फ हुआ था, मेरे कुछ कलीग थे स्कूल में, हम लोग जब पढ़ते थे 12th में, हमारे दोस्तों ने प्रिंसिपल को मार दिया। हमारे दोस्तों ने प्रिंसिपल को मार दिया, और मारा एक ने था, है ना। और गलती प्रिंसिपल की थी, है ना, गलती प्रिंसिपल की थी, जिसकी वजह से उसको मार खाना पड़ गया। भाई उस समय गर्मी का सीजन था, हम लोग चले गए से बाहर पानी पीने, है ना। अब तुमने हैंडपंप ग्राउंड पे लगवाया तो ग्राउंड में पानी पीने जाएंगे, तो हम लोग चले गए, पानी पी के, जबकि छुट्टी टीचर ने दिया था। हम लोग पहुंचे, वहीं गेट पे कह रहा ऐसे करो, ले धड़ा धड़ दिया। तो हम तो जिसी तरह अपना खा लिए, क्योंकि सामने घर है, जूते पड़ेंगे अगर तुमने कोई एक्शन लिया तो। उसको एक डंडा पड़ते दूसरे को उसने पकड़ लिया, कहा नहीं सर अब नहीं,
टीचर ने उसको 1 घंटा लगाया, फिर उसने जो कॉलर पकड़ के पड़ा उसके बाद प्रिंसिपल की जो बैंड बजी और उसमें नाम क्या आया, मैं भी था उसी में शामिल। मेरा कोई रोल ना, मैं ऐसे वैसे खड़े होकर देख रहा था। मैं चाहता तो उसको अलग कर सकता था, लेकिन मुझे मजा आ रहा था सच में। एक्चुअली आपने कहीं देखा हो, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग जाते हैं वहां पे समझौता कराने, छुड़ाने के लिए। मैं नहीं चाहता, मुझे कहीं लड़ाई होती है ना, मैं चुपचाप, मुझे मजा आता है। अगर कोई कहता मार 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 मार, मार और मार क्योंकि मजा आता है देखने में। प्रिंसिपल को मारा हमारे दोस्त ने। ये 11 बजे वारदात हुई, 2 बजे मैं अपने घर पे आया खाना खाने के लिए, बिना कुछ पूछे। जिसको कहते हैं ना, एक बार पूछना तो चाहिए था घर वालों को। पापा हमारे बैठे हुए थे, जो स्लीपर निकाले इधर रहा। हमने सोचा क्या हुआ यार, ले तड़ 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 तड़। उनका 6 नंबर का स्लीपर 2 दिन तक यहां पे निशान था, पूरी जगह मतलब जहां जहां मार सकते थे, मैं बता नहीं सकता कहां कहां मारे। पूरा बर्गर सुझा दिया हमारा मार मार के। पहले स्लीपर से, फिर उसके बाद डंडे से। कह रहे मैं तेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, 35 रुपए महीना फीस देते थे। उस पर भी कह रहे मैं तेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूं पढ़ाने में। 35 रुपया महीना कोई फी होता है? वो 35 रुपए देखकर मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो ये सब हरकत करता है। अच्छा मैं रो लिया, शांत हो लिया किसी तरह। मैंने कहा रीजन तो बताओ। कर तूने प्रिंसिपल को क्यों मारा? हमने कब मारा यार? कह तो टीचर बोले तू भी उसी में था। हम कहा चलो पूछो। मैं भी एकदम जिद पे आ गया, अब मार तो खा ही गए हैं, लेकिन अब क्लियर तो कर दे ना, जिंदगी भर के लिए दाग लग जाएगा। हमने प्रिंसिपल को मारा है, एक मच्छर तो मार नहीं सकते हम, प्रिंसिपल को मारेंगे। मम्मी डैडी दोनों को लेके गए। हमने कहा पूछो कहां मारा था हमने। प्रिंसिपल 2 घंटा हमको बचा दिया। फिर हमें लगा सच में हमें मार देना चाहिए था उसी टाइम पे। तब मुझे समझ में आया यार मुझे भी 2 घंटा लगा देना चाहिए था उस टाइम पे, है ना। कह रहा तू वहीं खड़ा था, तुमको हटाना तो चाहिए। मैं क्यों हटाऊं, मुझे तो मजा आ रहा था, मैं क्यों हटाऊंगा भाई, है ना। तो देखो यहां पे जब सिगरेट और निकोटीन की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो निकोटीन हटा दिया, कोई मतलब नहीं। जिस दिन मम्मी पापा को पता चल गया ना, कहां कहां बजाएंगे तुम सोची नहीं होगी, है ना। फिर ये निकोटीन हटा दिया तो रह क्या गया है? आ जाओ, सिगरेट आपने पिया, उसमें क्या प्रेजेंट है? निकोटीन प्रेजेंट है। और यही निकोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए बेटा? डिपेंडेंस के लिए। किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा? डिपेंडेंस के लिए, क्योंकि यही आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी ले आएगी और कोई नहीं ले आएगा। याद करो हम लोगों ने जब कैंसर पढ़ा था, तो मैंने कैंसर में बताया था कि स्मोकिंग या फिर केमिकल के वजह से आपको कैंसर हो सकता है। और 2 टाइप के हमने बताया था, एक या तो स्मोकिंग करके आप ले जाइए टोबैको को अपनी बॉडी में, या तो च्युइंग करके ले जाइए। तो याद करो मैंने क्या बताया था, कौन सा केमिकल? एन एसिटिल डाई एथाइल एमाइन। ये जो निकोटीन होती है बेटा, निकोटीन में जो केमिकल होती है वही होती है एन एसिटिल डाई एथाइल एमाइन प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, जैसे आप निकोटीन लेते हैं तो निकोटीन लेने के बाद मजा आता है। कैसे मजा आता है बेटा? ये निकोटीन स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करेगा? हमारे एड्रीनल ग्लैंड को। और वो भी एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करेगा। अब आप गेस करके देखो, अगर एड्रीनल मेड्यूला को आप स्टिमुलेशन दोगे तो कौन कौन सी हार्मोन आएगी अपनी बेटा? एड्रीनलिन आएगी, और साथ ही साथ कौन सी आएगी? नॉर एड्रीनलिन आएगी। अब आप भी जानते हो ये दोनों एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन एनर्जी का लेवल बढ़ाते हैं या घटाते हैं? बढ़ाते हैं। अबे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा। सिगरेट पीने के बाद आपने देखा होगा काम करने में बहुत मजा आता है। क्यों? एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है। क्लियर? लेकिन आपने एनर्जी बढ़वाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये आपके लिए यूजफुल है? नहीं बेटा, इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, आ जाओ समझते हैं। अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या हार्मफुल देखने को इफेक्ट देखने मिल सकते हैं? सबसे पहले जैसे ही बेटा आप इसको लोगे, ऑक्सीजन का लेवल क्या करेगा अपनी बॉडी में? कम कर देगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जिसके वजह से बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगेगा। तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी?
100% होगी। ब्रीदिंग में बेटा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बेटा ये कैंसर काज करवाएगा। कहां कहां पे? एक तो आपको थ्रोट कैंसर काज करवा सकता है, ओरल कैंसर, राइट। ओरल कैंसर के साथ साथ ये और कौन सा कैंसर काज करवाएगा बेटा? लंग्स कैंसर काज करवाएगा और यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर काज करवाएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर लंग कैंसर और ओरल कैंसर तक हिसाब किताब हमारा ठीक था, यूरिनरी ब्लैडर क्या वहां घुसेड़ के सिगरेट पीते हैं, वहां कैसे कैंसर हो गया? देखो, जब आप स्मोकिंग करते हो तो हमारी बॉडी में बेसिकली जाता क्या है? स्मोक, ये तो जाता है ना, धुआं, है ना। तो जब धुआं गया तो हाइड्रोकार्बन होता है वो, बोलो यार। ओ हाइड्रोकार्बन कहां जाएगा? हमारे ब्लड में। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां होता है? किडनी में। लेकिन वो स्मोक को फिल्टर नहीं कर पाती कभी, राइट। किडनी स्मोक को फिल्टर नहीं कर पाती है। ये यूरेथ्रा अपनी कहां पहुंचेगा बेटा? सीधा सीधा पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज होता है यूरिन का, यही तो होता है ना। और यूरिनरी ब्लैडर में जब एक चीज बताओ, यूरिन का स्टोरेज होगा, उसमें हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे बेटा इपिथेलियल टिश्यू पे अगर चिपकते चले जाएंगे, आने वाले टाइम में वही क्या करवाएंगे बेटा? यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर करवाएंगे। क्लियर है? इतना ही नहीं, यही आपकी क्या काज करवाती है बेटा? ब्रोंकाइटिस काज करवाती है। याद करो, मैंने बताया था इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, तो क्या नाम दोगे उसको? ब्रोंकाइटिस काज करवाएगी। साथ ही साथ ये बेटा अगर आप सिरटा मार रहे हो तो क्या हो सकता है आपको? एम्फाइसेमा हो सकता है। और एम्फाइसेमा होगा, याद करो मैंने क्या बताया था, एम्फाइसेमा का मतलब अपनी जो एल्वियोलाई की वॉल है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। एल्वियोलाई की वॉल अगर डैमेज हो गई तो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया कम तो गैसेस एक्सचेंज भी कम हो जाएगा। ये किसके वजह से होता है? स्मोकिंग के वजह से होता है। इतना ही नहीं बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी काज करती है बेटा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी ये करवा सकती है, क्योंकि जब आप ये बेटा लोगे निकोटीन ना, जब आपका केमिकल पहुंचेगा हाइड्रोकार्बन आपके ब्लड में, तो धीरे धीरे आपके ब्लड वेसल्स के ल्यूमन में इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसके वजह से बीमारी क्या होगी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इतना ही नहीं, गैस्ट्रिक अल्सर भी काज करवाता है बेटा। ये कैसे काज करवाएगा गैस्ट्रिक अल्सर? सुनो, जब बेटा हाइड्रोकार्बन पहुंचते हैं अपने स्टमक में, इसको बेटा किल करने के लिए क्या करती है हमारी बॉडी? रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस ज्यादा, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होगा, और जब गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होगा, एक चीज बताओ, बार बार एसिड का सिक्रेशन करवाओगे तो क्या करवाएंगी? ये गैस्ट्रिक अल्सर काज करवाएंगी। ये इतने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं किसके बेटा? एक धुआं फूकने के। क्लियर हुआ? ये अपनी कंप्लीट होती है अब स्मोकिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एडोलसेंस। चल भाई, ये क्या होती है? देखो एडोलसेंस, देखो जब आपका एज जो होता है बेटा 12 टू 18 ईयर के बीच में होता है, इसी को आप क्या नाम देते हैं? एडोलसेंस नाम देते हैं। और ये जो अपनी एज होती है बेटा, जब अपन कहां से गुजर रहे होते हैं? चाइल्डहुड से पहुंचते हैं कहां पे? अडल्ट स्टेज पर, तब इसी को आप क्या नाम देते हो? एडोलसेंस नाम देते हैं। ये जो आपकी होती है बेटा, ये स्टेज जो होती है ना 12 टू 18 ईयर, ये आपकी सबसे नाजुक अवस्था होती है, जिसको आप नाम देते हैं वल्नरेबल फेज। और ये वही एज है बेटा जो सबसे ज्यादा आपको डिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। इसी एज में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने पाथ से इधर उधर हो सकते हैं। अगर ये टाइम पीरियड आप क्रॉस कर गए तब इतनी मुश्किल नहीं देखने को मिलेगी। जैसे एक्चुअली होता क्या है, 12 टू 18 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है ना, इस समय आपकी बॉडी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि अपन चाइल्डहुड से किधर जा रहे हैं? अडल्ट स्टेज में जा रहे हैं। तो आप भी जानते हो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, या बॉडी का हमारी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो आप भी जान रहे हो हार्मोनल चेंजेस भी अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसे में बेटा आपको एक्साइटमेंट या एडवेंचर बहुत ज्यादा रहता है किसी चीज को लेकर। जैसे आपने किसी चीज का एडवर्टीजमेंट देखा,
है ना। हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट आपके लिए यूजफुल हो, वही हो सकता है हार्मफुल भी हो सकता है। अब आपने एडवर्टीजमेंट देखा तो आपको एक चीज की क्यूरियोसिटी आती है कि ये होता क्या है। अब पता चला, आपने नेट पे सर्च किया, आपको देखने के बाद मजा आया, है ना, आप उसी में सुबह शाम लगे हुए हैं, है ना। हाँ, और क्या, जैसे टीवी में ऐड दिखाते हैं, बेटा ये वाली बियर पियो, ये वाला दारू पियो, तो आपको देखने के बाद एडवर्टीजमेंट लगता है कि ये होता कैसे है, कैसे काम करता है। अपन ने एक दिन एक पैग मारा, अच्छा लगा, 2-3 दिन पीना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, क्यूरियोसिटी, कि होता क्या है, ये कैसे काम करेगा हमारी बॉडी में, बड़ा मजा आता है। पता चलता है वहां लोग दारू पी के छत से कूद रहे हैं, दौड़ने लग रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, तो अपन भी लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज, इस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा अपने को महसूस होता है, हमसे ज्यादा फ्रीडम इंसान किसी के पास है ही नहीं। फीलिंग ऑफ फ्रीडम, एक्चुअली होता क्या है, इसी एज में सबसे ज्यादा बच्चा डिसीजन लेता है। हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हमारे पेरेंट्स कौन होते हैं, हम डिसाइड करेंगे, है ना। लेकिन उनको यह तक नहीं समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि माँ बाप ने डिसीजन लिया तो गलत होगा, लेकिन हर समय माँ बाप का डिसीजन सही होगा ये भी गलत है रे, है ना। मैं ये मानता हूं, देखो पेरेंट्स के डिसीजन सही होते हैं, लेकिन हर समय उन्हीं का डिसीजन सही होगा ये भी सही नहीं है। तो अपन फीलिंग ऑफ इसमें फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो मन करता है अपन मनमानी करते हैं, क्लियर। और दूसरी चीज क्या होता है, इसमें पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, अपने यार दोस्तों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे अपने ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 में से 8 लोग दारू पी रहे हैं, तो जो 2 नहीं पी रहे हैं वो गारंटीड 1-2 महीने उनके साथ घूमने दो, वो पीने लगेंगे, क्योंकि वो ग्रुप इतना प्रेशराइज उनको कर देगा। ये क्या तरीका है बे, कल से दोस्ती में मत बैठना, अगर नहीं पीना है तुझे तो, है ना, मेरे से बात मत करना। तो उनको मजबूरन बेटा प्रेशर के वजह से पीने लगते हैं। और यही क्या होती है बेटा, यही धीरे धीरे आपको किधर लेके जाती है, डिपेंडेंस की तरफ लेके जाती है, क्लियर। और अगर डिपेंडेंस हो गया तो इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज, जितने लोग भी बेटा अल्कोहल या ड्रग्स से ग्रसित होंगे, जिनको जो इनके बिना नहीं रह जाएंगे, सबसे पहली चीज उनका बेटा आपको तुरंत का तुरंत बिहेवियर अलग नजर आएगा, क्योंकि अगर उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता चला जाएगा। जब तक मिलेगा तब तक सुकून से रहेंगे, जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा उनका बिहेवियर चेंज, वेंडलिज्म देखने को मिलेगा। हर समय इंसान खून खराबा तक करने को तैयार रहेगा। आप जो डिसीजन कह दो, आप इसको गोली मारो, तुरंत खत्म कहानी, वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा, बस एनी हाउ उसको अब दारू या सिगरेट या उसको जो भी चाहिए आप दीजिए, क्लियर है। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं बेटा। और दूसरी चीज आपको कैसे नजर आएगा, पहली चीज वो हमेशा आपसे दूर भागने लगेगा, फैमिली से दूर भागेगा हर समय। क्यों, क्योंकि उसको अकेलापन चाहिए ही चाहिए। भाई सुट्टा मारना है तो आप मम्मी पापा के सामने थोड़ी ना मारोगे, है ना। वो अलग की बात है, आपकी मम्मी की जड़ी हुआ आपकी तरह, है ना। मम्मी खुद आपको बेटा एक सुट्टा निकाल के दे, ये ले बेटा तू भी पी ले, वो अलग की बात हो सकती है। तो अगर आपको तुरंत आप क्या करोगे बेटा, फैमिली से दूर होने लगोगे, मम्मी पापा से दूर होने लगोगे, आप अकेले में बंद कमरे में रहने लगोगे, है ना। दूसरी चीज आपको बेटा इसके साइन एंड सिम्टम्स भी नजर आएंगे। अगर जैसे स्टूडेंट है, भाई 12 to 18 ईयर के एज में सब स्टूडेंट ही होते हैं 90%, है ना। तो अगर स्टूडेंट है तो सबसे पहले उसका एकेडमिक मार्क्स कम होता नजर आएगा, है ना। 100% अगर दारू सिगरेट की तरफ जा रहा है तो उसके एकेडमिक मार्क्स आपको क्या लगने अच्छे आएंगे बेटा, ये तुरंत आपको साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे कि ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज, ये वही टाइम पीरियड होती है बेटा जब आपको हेपेटाइटिस बी और एड्स भी करवा सकती है। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हो अगर आप ड्रग्स लेते हो तो इंट्रावेनस ड्रग्स भी होती हैं, और इंट्रावेनस ड्रग्स लोगे तो एड्स और हेपेटाइटिस भी गारंटीड होगी, ये सारी चीज। और अगर गलती से ओवरडोजेस हो गई इनकी, चाहे अल्कोहल हो चाहे अपने ड्रग्स हो, तो ये क्या करेंगे बेटा, ओवरडोज के केस में आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप लीजिए कभी भी आप कम अमाउंट में लीजिएगा, क्लियर है ना। और दूसरी चीज, अब क्या करें सर, मान लीजिए हम पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं या दारू पीते हैं, तो क्या करें, कैसे छूटेगा। तो हमारी एनसीईआरटी एक चीज लिखती है बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। देखो आप इलाज तो नहीं कर सकते इसका, लेकिन आप पीना बंद कर दो। कैसे पीना बंद करोगे, हमारी एनसीईआरटी लिखती है उसके लिए भी। सबसे पहले एजुकेशन काउंसलिंग कीजिए। एजुकेशन काउंसलिंग का मतलब आप अच्छे लोगों से सलाह लीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठना शुरू कीजिए, पढ़ने वाले लोगों के साथ पीजिए, जो सुट्टा वाले होते हैं या दारू वाले होते हैं उनसे दूरी बनाइए। अपने टीचर से मिलिए, लेकिन जब भी मिलिए दारू की बोतल लेके ना मिलिए, वैसे ही मिलिए। हाँ, नहीं पता चला गए टीचर से काउंसलिंग करवाने, सर एक पैग आपके लिए भी, है ना।
उसकी प्रॉपर एजुकेशन काउंसलिंग कीजिए। और दूसरी चीज, पेयर प्रेशर इस समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती प्रेशराइज करते हैं, है ना। बच्चों को जब जबरदस्ती प्रेशराइज करते हैं, नहीं तुझे ये करना ही है, तुझे डॉक्टर बनना ही है, तुझे इंजीनियर बनना ही है। अबे भाई नहीं मेरे से हो पाती, क्या जबरदस्ती करवा लोगे तुम अब, है ना। ऐसे केसेस में भी बच्चे क्या करते हैं बेटा, एक ही चीज, अब जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया तुझे जेई की तैयारी करनी, तुझे इंजीनियर बनना है। अरे बच्चे का इंटेंशन कौन है रे, वो क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, तुम कह रहे हो इंजीनियर बनो, पॉसिबिलिटी नहीं है। याद आ रहा है फरहान कुरैशी, बाप जबरदस्ती कहते थे इंजीनियर बनो, उसका सपना था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का, बाप ने जबरदस्ती कह दिया कि तुम डॉक्टर बनो। अब तुम्हारा डॉक्टर बनने का नहीं मन है यार, जबरदस्ती बन जाओगे क्या। तुम्हारा मन है मान लो साइकेट्रिस्ट बनने का, साइकोलॉजिस्ट बनने का, तो तुम नहीं बनोगे डॉक्टर यार। अब ऐसे में जब पेरेंट्स प्रेशर देंगे तो तुम क्या करोगे, उस प्रेशर को झेल नहीं पाओगे, तो एक ही ऑप्शन होगा, दारू सिगरेट का सहारा लोगे, है ना। तो पेरेंट्स अगर प्रेशर ना दें या पीयर प्रेशर आपको ना आए, तब भी अपन छोड़ सकते हैं इन सब चीजों से। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो हेल्प मिलती है बेटा, वो फ्रेंड सर्कल से मिलती है इन सब चीजों को छोड़ने से। हो सकता है अगर आप पीते हो, आपके 4-5 अच्छे दोस्त हो, उन्होंने मना करना शुरू कर दिया, चलो हमारे साथ घूमने चलो, यहां चलो वहां चलो, तो हो सकता है आपकी ये लत छूट सकती है। क्लियर। और फिर भी अगर ये लत आपकी नहीं छूटती है, तो आप प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए या रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाइए, कुछ दिनों के बाद ये सारी लत आपकी छूट जाएगी। क्लियर। बस इतनी सी कहानी हमारी एनसीईआरटी ने 1.5 पेज में समझाया है, कैसे छोड़ना है, कैसे पकड़ना है। पकड़ तो तुम चुके हो, छोड़ने का तरीका मैंने बता दिया। क्लियर। फाइनली हमारी ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पूरी तरह से आज फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बायोटेक। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में या जिस चैप्टर में आपको जितनी लापरवाही करनी थी आपने कर लिया। अभी भी आप लोग यही करते हैं कि जब टेस्ट रहता है जिस टॉपिक का वो पढ़ते हो, बाकी जो करंट टॉपिक होता है उसको छोड़ दो। चलो ये सब टॉपिक छोड़ गए, अच्छी बात है। बायोटेक का मैं आपको एक कहानी बता दूं, बायोटेक से टोटल नीट में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 to 12। आप हिस्ट्री उठा के देखना। और ऐसा चैप्टर है, एक बार नहीं समझ में आया तो अगले 10 साल तक रट्टा मार लो, कभी नहीं समझ पाओगे। क्लियर। और इस चैप्टर में क्लास मिस मत करना, मिस करते हो तो परमानेंट मिस कर देना, एक भी क्लास में मत आना। और नहीं छोड़ना चाहते हो तो एक भी क्लास मत छोड़ना, क्योंकि बायोटेक एक लेक्चर अगर छूटी तो दूसरे लेक्चर में क्या चल रहा है कुछ भी हवा नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट पे चलेगा ये। क्लियर। और लगे हाथ जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसी दिन उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बायोटेक।